तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 7 इतिहास हरियाणा बोर्ड के लिए नई किताबें जो आई हैं उसका जो है पहला पार्ट है आपका हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। तो उसके आज मैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको कराने वाला हूं जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि भैया हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है इस बुक की, क्योंकि नई नई आई है भैया किताब भी, तो आपको जो है हर एक चैप्टर के आपको नोट्स, उसके अलावा जो है क्वेश्चन आंसर अभ्यास वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, MCQs, सारी चीज़ों की हर एक टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें रिटर्न में भी आपको मिल जाएंगी, तो आप विजिट आउट कर सकते हो cclchapter.com पे। ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी cclchapter.com। तो यहाँ पे आपको रिटर्न में भी ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है हर्षचरित क्या है और यह किसने लिखा। हर्षचरित एक किताब है, तो देखते हैं क्या है और किसने इसको लिखा हुआ है। तो हर्षचरित जो है ग्रंथ है जिसकी रचना बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट को जानते हो? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बाण भट्ट के बारे में जानते होगे। चैप्टर को नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है तो नहीं पता होगा। देखो, बाण भट्ट वो बंदा था जो हर्षवर्धन के दरबार में, जो है ये पाठ का नाम है ना, हर्षवर्धन की कहानी है, तो उसी हर्षवर्धन के दरबार में कविता लिखने वाला था। तो इसने एक और जो है कादम्बरी नाम की रचना भी लिखी थी, हर्षचरित नाम की किताब भी। हर्षचरित से हमें बहुत सारी जानकारी मिली है, इसीलिए हम हर्षचरित को इतना जानते हैं। अगला जो है हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है वो है राज्याभिषेक के कितने के बाद राजा हर्षवर्धन ने सबसे पहले क्या काम किया। इस कार्य में उनकी सहायता किसने की। मतलब राज्याभिषेक यानी कि जब वो राजा बन गया, कौन? हर्षवर्धन। तो उसके बाद, राजा बनने के बाद सबसे पहला काम उसने क्या किया था वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। उसके अलावा इस कार्य में उसकी सहायता किसने करी थी तो वो भी हमको बताना है। तो राज्याभिषेक के पश्चात हर्षवर्धन ने सबसे पहले उसकी बहन राजश्री, बहन को तो जानते होगे, 3 भाई बहन थे ये, तो इसकी जो बहन थी राजश्री, उसको इसने ढूंढा जो कि कारागार से भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी। और अगर आपको नहीं पता कि वो वहाँ करने क्या गई हुई थी, तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि शशांक ने जो है उसके पति की हत्या कर दी और उसको बंदी बना लिया था। उसकी बहन को, राजश्री को बंदी बना लिया और इसके पति की हत्या कर दी थी। तो वहाँ से ये कारागार से भाग के जंगलों में फरार हो गई थी। अब उसके बाद हर्षवर्धन जैसे राजा बना तो पहले जो है इसने पता लगाया और पता लगा कि वो विंध्याचल के जंगलों में चली गई है। और हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र नाम का एक बंदा था, बौद्ध सन्यासी था बेसिकली, तो उसकी मदद से जो है उसने उसको खोज कर अपने महल बुला लिया था। तो पहला काम उसने ये किया था। हर्षवर्धन साम्राज्य में आय और व्यय के स्रोत क्या थे। आय और व्यय का स्रोत आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि कमाई कहाँ से आती थी और जो पैसा आता था वो कहाँ पर जाता था। तो आय के स्रोत की अगर हम बात करें तो आय का जो मुख्य स्रोत था वो तो ज़मीन और उससे जुड़ी हुई चीज़ों से, यानी खेती से, कर वसूली से, इन चीज़ों से ही आता था। और ऑलमोस्ट सारे जो राजा हैं पहले के टाइम के, वो सभी राजाओं का सेम सा सीन चलता था। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुल उपज का 1/6 यानी कि 1/6 भाग जो है लिया जाता था। यानी कि अगर तुम्हारे खेत में 6 किलोग्राम गेहूं उगता है तो 1 किलोग्राम तुमको राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे वाला सीन था। इसको जो है भाग या उद्रंग कहा जाता था। प्रजा जो है अपनी मर्जी से भी राजा को उपहार दिया करती थी। मतलब ये तो देती ही देती थी, ये तो मस्ट था, देना ही देना है। उसके अलावा भी कभी कभी अगर मान लो किसी के खेत में ज़्यादा अनाज हो गया तो वो पता चले कभी जो है राजा को उपहार के तौर पे 5 केजी गेहूं फालतू दे के चला गया, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो या फिर अपने पास से कुछ हार वार बना के या कुछ भी दे सकता है वो। तो वो जो भी कुछ देता था उसको कहा जाता था बलि। इसके अतिरिक्त जो है चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर, ये भी कर लगाए जाते थे जिनसे जो है उनकी आय बनती रहती थी। तो ये तो रहे हमारे आय के स्रोत। लेकिन अगर हम बात करें खर्चे कहाँ पे थे, इतना जो पैसा आता था, इतनी जो कमाई आ रही थी ये 1/6 भाग से, ये आखिर जाती कहाँ थी। तो सबसे बड़ी जो कमाई थी वो थी दान देने में ही चली जाती थी। हर्षवर्धन बहुत बड़ा दानी था। उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए थे ताकि वहाँ पर जो है शिक्षा लोगों को जो है आसानी से मुहैया कराई जा सके, उनको दिक्कत ना हो और ये विश्वविद्यालय कभी बंद ना हो पाए। उसके अलावा उसने जब जो है उड़ीसा का हिस्सा जीता था तो 80 जो है गांव, 80 जो शहर थे उसने जो है वहाँ के बौद्ध अनुयायी या विहार वाले लोगों को उनको दान कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे इसने दान करे थे बड़े बड़े। सो
इस वजह से जो है सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि जहाँ पर वो दान देता था उस ज़मीन से वो पैसे की कमाई नहीं करता था। मतलब ये जो गांव इसने दे दिए ना दान, तो इनसे जो भी कमाई आएगी वो जाएगी नालंदा विश्वविद्यालय को, इसके घर में नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो 1/6 भाग है वो कहाँ जाएगा, अब नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इस वजह से भी इसका खर्चा होता रहता था, अभी खर्चे में ही गिना जाएगा। दूसरा था प्रजा हितकारी कार्य, यानी कि सरकार अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए बहुत सारे काम करती है। वही काम जो है ये राजा करता था अपनी आय से, जो है चिकित्सालय बनवाना, विश्राम गृह, सड़कें, पुल निर्माण, शिक्षा का प्रबंध और पानी की व्यवस्था का खर्च सब कुछ राजा ही उठाता था। उसके अलावा जो है जो सैनिक होते थे उनके वेतन भी दिया जाता था। हर्षवर्धन के शासन में सेनापति से लेकर साधारण सिपाही को अपने गुजारे के लिए पर्याप्त वेतन दिया जाता था, यानी कि ऐसा हो कि काम चल जाए, अगले का भूखा ना मरना पड़े। जैसे आजकल मान लो सरकारी नौकरी हो गई, वैसा सही सीन था इनका भी। ठीक है, सेना पर खर्चा क्या था, सेना के लिए देखो हर्षवर्धन अपनी सेना के लिए, यहाँ पे मैं नहीं आएगा, हर्षवर्धन आना था शायद, आई थिंक। तो हर्षवर्धन अपनी सेना के लिए अस्त्र शस्त्र, कवच, कुंडल, घोड़े और हाथियों का प्रबंध अपनी आय से ही करता था, यानी कि सारी चीज़ें उसको बनवानी रहती थी। तो वो भी खर्चा कहाँ से जाएगा, जो कमाई आ रही है उसी उधर से ही जाएगी। और उसके अलावा सब कुछ सारी दुनिया का जिम्मा संभाल रखा, अपने परिवार का जिम्मा कौन संभालेगा, यही संभालेगा ना। तो राज परिवार का खर्च भी इसी के ऊपर आता था। राज परिवार की ज़रूरत की वस्तुएं और महल की मरम्मत का सारा खर्च भी इसी आय के स्रोत से जाता था, यानी कि जो ये भाग लिया जाता था उसी से जाया करता था। अब हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ये सब आपको लगेंगे अभ्यास के प्रश्न उत्तर अगर आपने पढ़े हैं और आप बोलोगे भाई आपने ऐसे कैसे लिख दिए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने ऐसे क्या एज इट इज़ नहीं चिपकाए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हमने अपने पास से ऐड किए हैं और जो लगा कि अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में से भी ज़रूरी हैं, याद करने चाहिए आपको, तो वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड अप करे हैं, जिससे होगा कि आपकी प्रिपरेशन बेटर हो पाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की प्रमुख विजय कौन सी थी, दो का हमको वर्णन करना है। तो बहुत सारी विजय थी, गौड़ प्रदेश की विजय, वल्लभी की विजय, 5 प्रदेशों की विजय, कामरूप की विजय, सिंध की विजय, कश्मीर की विजय, नेपाल की विजय और गंजम विजय। इसने तो बहुत रुला दिया था लिटरली हर्षवर्धन को, मज़ेदार है ये भी। बट हम मज़ेदार के चक्कर में मुश्किल नहीं पड़ेंगे, हम आसान वाली विजयों का वर्णन करेंगे। 2 विजय है, इतनी सारी है, अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो 8 के 8 जो विजय हैं उनका वर्णन कर रखा है मैंने। तो वहाँ से जो आपको किसी 2 का वर्णन करना वो आपकी मर्जी रहने वाली है। तो मैंने तो यहाँ पे ये आसान रहेगा आपको याद करना, इसीलिए मैंने इन्हीं 2 का वर्णन किया। और ये याद देखो, याद तो रहेगा, याद तो आप कोई बाकी को भी कर लोगे, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये रहेगा कि ये जो 2 विजय थी ये खास थी और इनको जीतना जरूरी था हर्षवर्धन के लिए। और ये पेपर में मेरे हिसाब से MCQ या 1 मार्क्स टाइप में ऐसे बना के भी पूछी जा सकती हैं। सो इसीलिए मैंने इन 2 को ज़्यादा कंसिडर करा। अब गौड़ प्रदेश की विजय, गौड़ प्रदेश का जो शासक था शशांक, उसने जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन था वह जो है शैव मत को माना करता था और बौद्ध मत का घोर विरोधी था, जबकि हर्षवर्धन बौद्ध मत को मानता था। अब 2 धाराएं, 2 धर्म आपस में टकराएंगे तो झगड़ा तो बनना जायज़ सी बात थी। हर्षवर्धन ने जो है भंडी को जो है सेना के साथ गौड़ पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए। बाद में हर्ष ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मन से संधि करके शशांक को बुरी तरह पराजित किया। ये जो है छोटा सा वर्णन है, अगर आपको लगे कि भैया बड़ा वर्णन करना, बड़ा भी कर सकते हो, काफ़ी बड़ी स्टोरी है इनकी ये इस विजय को लेके, तो आप अपने हिसाब से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। नोट्स में आपको और भी जानकारी इसकी मिल जाएगी। बाकी चैप्टर वाली वीडियो में मैंने एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन भी समझा रखी है भैया, अपने स्टाइल में भी अलग से वीडियो बना रखे समरी टाइप की, तो जो देखनी है भैया देखो, बट चैप्टर को आप ज़रूर समझ लो, क्योंकि चैप्टर को नहीं समझोगे तो प्रश्न उत्तर पढ़ लो, MCQ पढ़ लो, आपसे नहीं हो पाएंगे, वो मुश्किल रहने ही वाले हैं। और जो चीज़ें मुश्किल है वो लिटरली मैं बता देता हूँ कि भाई ये मुश्किल है, ये याद करो तो मर्जी है, ना करो तो देखो, जो चीज़ें आसान है याद कर सकते हो वो तो करनी चाहिए आपको, ठीक है। और वैसे भी नया इतिहास है यार ये, इसमें बहुत कुछ है हमारे लिए जानने को, पुराने इतिहास की तरह वही बकवास सी चीज़ें हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। दूसरा जो है वो है वल्लभी की विजय। हर्षवर्धन के समय में वल्लभी जो है एक शक्तिशाली एवं संपन्न राज्य हुआ करता था। 630 ईस्वी में हर्षवर्धन ने एक विशाल सेना के साथ वल्लभी पर आक्रमण कर दिया, जिस युद्ध में वहां के शासक ध्रुवसेन द्वितीय की सेना पराजित हो गई और वह वहां से युद्ध छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बाद में भड़ोच के राजा दद्दा द्वितीय ने उन दोनों की संधि करवा दी और ध्रुवसेन ने हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसमें जो है ये दोनों राजाओं का वर्णन इसीलिए मैंने किया था क्योंकि यहाँ पे एक तो राजश्री पे हमला करा था, ये दोनों राजा उसमें शामिल थे और जिसकी वजह से हर्षवर्धन ने सबसे पहले
इन्हीं से बदला लिया था कि तुम बड़े फुदक रहे हो, तुम्ही को बताते हैं पहले तो इसीलिए मैंने इनको बताया। और ये जो है अब कांड करेंगे चैप्टर में, एग्ज़ाम में भी वही पूछेंगे कि क्या क्या हुआ था, तो इसीलिए ये काम आ सकते हैं। अब अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन तो डेडिकेट बनता है भैया, और क्वेश्चन है गंजम विजय का वर्णन करें। गंजम विजय क्या है, कैसे हुई, मतलब खतरनाक ही विजय थी। हर्षवर्धन की जो है अंतिम विजय थी वो थी उड़ीसा की थी। शुरुआती कुछ आक्रमण सफल नहीं हो पाए, लेकिन 643 ईस्वी में वह इस पर विजय प्राप्त करने में सफल हो पाया। इस समय पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी, जो उसका समकालीन शासक था। बाद में हर्ष ने उड़ीसा के 80 नगरों को स्थानीय बौद्ध मंदिरों को दान में दे दिया। देखो एक्चुअली में क्या था, पुलकेशिन द्वितीय जब जिंदा था, इसने जो है हर्षवर्धन ने कई एक बार हमला करा और उसमें वो सफल नहीं हो पाया, बुरी तरीके से पराजित हुआ। तो उसके चलते जो है वो इंतजार करने लगा कि बेटा पहले तू टपक ले, बाद में आऊँगा मैं तो लड़ाई करने, अभी नहीं आ रहा। तो पुलकेशिन द्वितीय की बाद में मृत्यु हो गई, बेचारा बूढ़ा हो गया, मरेगा ही, है ना। तो मृत्यु होने के बाद, क्योंकि ये दक्षिण भारत का सबसे खतरनाक शासक था और ये जो हमारा हर्षवर्धन था ये उत्तर भारत का खतरनाक शासक था। दो खतरनाक राजाओं की जब लड़ाई होगी तो तुक्के की बात है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बट यहाँ पे जो है पुलकेशिन द्वितीय भारी पड़ रहा था और बहुत नुकसान हुआ था हर्षवर्धन का पहले युद्ध में, तो उसके चलते वो इंतजार कर रहा था कि तू मरेगा तब मैं हमला करूंगा, और जैसे ही वो मरा हमला कर दिया और जीत गया। उसके बाद 80 शहरों को जो है इसने दान दे दिया था। हर्षवर्धन का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक है, यानी कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब चारों दिशाओं में उसी का वर्णन है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो वो कहाँ तक उसने अपने जो है बोल सकते हो पांव पसार रखे थे, फैला हुआ था वो, तो वो हमें बताना है। अब हर्षवर्धन ने जो है अपनी बड़ी सेना के दम पे जो है विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो उत्तर में कश्मीर की विजय, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे ना विजयों का वर्णन, तो कश्मीर में पर जीत हासिल करी थी उसने उत्तर में, और दक्षिण में जो है विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक वो फैला हुआ था। तो दूर दूर तक उसका विस्तार था, लगभग आधा भारत ऊपर वाला यार, जो जगह अच्छी थी राजस्थान को छोड़ के, ठीक है, वो सारी पे इसका कब्जा था। हर्षवर्धन के समय लोगों का भोजन कैसा था, मतलब कैसा भोजन वो लोग किया करते थे। उस समय के जो लोग थे वो सादा भोजन करते थे, कोई ऐसे नहीं है कि हमारी तरह बर्गर और चाउमीन खाते फिरेंगे। वो लोग जो है गेहूं, चावल, घी, दूध, दही, गुड़, शक्कर, मतलब देहाती खाना खाते थे। देहाती समझते हो ना, गांव वाला खाना, लोकल खाना खाते थे। दूध, दही, गुड़, शक्कर, सरसों का तेल आदि का भोजन उनके भोजन के मुख्य अंग थे। प्याज और लहसुन का वो उपयोग नहीं करते थे, थोड़ा सा फैक्ट था तो मैंने ऐड कर दिया। कुछ लोग जो है मांसाहारी भी होते थे, मांस भी खाते थे। दालें, सब्जियां और फलों का उपयोग भी किया जाता था। अब हमसे पूछा गया है, और ये अच्छे से याद कर लेना, ये मस्ती क्वेश्चन है। इसमें जो है हमसे पूछा गया है हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताएं बता दो, हर्षवर्धन कैसा बंदा था, तो उसके बारे में बताना। अगर ये क्वेश्चन आएगा लिटरली, अगर एग्जाम में आता है तो 5 नंबर का आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा। अगर 3 नंबर का बाय मिस्टेक मूड बना दे दिया इन्होंने, तो इनको इसमें से आपको सारे पॉइंट नहीं लिखने, 3 मतलब 1 पॉइंट जो है ना इसमें 1 नंबर का मिलने वाला है। 5 पॉइंट याद कर ले हैं मैंने, उसमें ज़्यादा पॉइंट दे रखे हैं वैसे ऑलरेडी, देखो कितने सारे पॉइंट है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 6 पॉइंट लिख देना, मस्त आराम से नंबर आपको मिलेंगे। अब आप अपने हिसाब से जो जो अच्छा लगे वो याद कर देना। कुशल शासन प्रबंधक एवं महान सेनापति, उसने अपने शासन को जो है प्रांत, जिलों में और गांव में बांट रखा था। वह प्रजा का हाल जानने के लिए राज्य का भ्रमण भी करता था। अपनी सेना और रणनीति से उसने उत्तर भारत के बहुत सारे राजाओं को हरा रखा था। तो अच्छा बंदा था ये, टेक्निक अच्छी थी। दूसरा था ये प्रजा प्रेम, अपनी जनता से बहुत प्यार करता था। वह अपने राजकोष में से निश्चित मात्रा में धन प्रजा कल्याण के लिए चिकित्सालय, विद्यालय, भवन, सड़कों पर खर्च किया करता था। जैसा कि हमने जाना है कि वो जो कमाई आती थी वो कहाँ खर्च होती थी, तो वो इन चीज़ों में खर्च होती थी ना, तो वो प्रजा प्रेमी था, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। परिवार प्रेमी भी था, परिवार से भी प्रेम करता था। जब उसके भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी गई तो उसने उसका बदला लिया और साथ ही अपनी बहन को भी ढूंढ निकाला था। तो इसीलिए वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस कह सकते हैं हम, ठीक है। महान दानी भी था, ये तो कहने की बात ही नहीं है कि भैया दान कितना किया उसने, बहुत बड़ा दानी था। वह प्रत्येक 5 वर्ष के बाद प्रयाग सम्मेलन में भरपूर दान किया करता था, मतलब अपने कपड़े तक दान कर देता था। वो जो कुछ लेके आता था सब दान करके जाता था। उसके अलावा जो लोकल दान हुआ करते थे, जैसे 200 गांव दान कर दिए किसी को, नालंदा विश्वविद्यालय किए, 80 नगर दान करे थे वो बौद्ध विहारों को। तो ऐसे नॉर्मल दान तो उसके चलते रहते थे। धार्मिक सहनशील, हर्षवर्धन जो है शुरुआत में शैव मत का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा, क्योंकि शैव मत वालों की जो है ना
मतलब बोल सकते हो समाज के हिसाब से उनका जो मानसिकता थी वो अच्छी नहीं लगी इसको, तो ये जो है बाद में बौद्ध धर्म में आ गया जिसमें अच्छी मानसिकता के लोग थे। प्रयाग सभा में उसने पहले दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की उपासना की। उसके राज्य में सभी धर्मों के लोग रहा करते थे, कोई जो है ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता था धर्मों के नाम पे। और बौद्ध धर्म का प्रचार देखो, आज तक का जो भी इतिहास मैंने जाना है, अभी तक जो भी फैक्ट मेरे को पता लगे बौद्ध धर्म को लेके, जिस बंदे ने बौद्ध धर्म लिया उसने इतना प्रचार किया भाई, मतलब लिटरली प्रचार पे प्रचार, प्रचार पे प्रचार। और ज़्यादातर जब शासक के हाथों में ऐसी चीज़ें आती है ना, एक धर्म का प्रचार जब एक शासक को करना होता है तो समझ लो फिर क्या होने वाला है। हर्षवर्धन ने वही किया, अपने दूतों को जो है धर्म प्रचार के लिए विदेशों तक भेज दिया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान कर दिए थे ताकि वहां पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, इसीलिए दान कर दिए थे कि शिक्षा मिलती रहे, बंद ना हो जाए। वो विद्वानों का संरक्षण वो बहुत ज़्यादा करता था, बहुत सारे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन ने अपने दरबार में अनेक साहित्यिक बौद्ध विद्वानों को स्थान दे रखा था। उसके दरबार में बाणभट्ट, दिवाकर, मयूर, जयसेन, भास ऐसे बहुत सारे विद्वान रहा करते थे। नाटककार, सम्राट, कला और साहित्य को संरक्षण भी प्राप्त था वहाँ पे। मतलब कि बोल सकते हो हर्षवर्धन जो है खुद एक नाटककार था, एक विद्वान शासक था। उसने 3 नाटक बनाए थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद कर लेना। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटकों की रचना खुद राजा हर्षवर्धन ने करी थी। उसने बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार को संरक्षण दिया जिसने हर्षचरित और कादंबरी जैसे ग्रंथों की रचना की थी। उसके दरबार में जयसेन ने योग, शास्त्र, वेद, ज्योतिष, भूगोल, गणित व चिकित्सा विषयों पर भी लिखा था। ऐसे बहुत सारे विद्वानों को इसने संरक्षण दे रखा था। और अगला है शिक्षा का संरक्षक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। हर्ष ने 200 कर मुक्त समझते हो ना, जिसपे कोई कर्जा नहीं है, तो वो जो गांव थे वो नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान में दे दिए थे कि तुम भैया अपना खर्च चलाओ, ठीक है। तो ये थे इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में मेरे हिसाब से आ सकते हैं, क्योंकि देखो पेपर हुआ नहीं है अभी तक। और अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हो, 1 साल 2 साल के बाद अगर देख रहे हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भैया, ये यूट्यूब है ना, तो अगर बाद में देख रहे हो, लिटरली एक चीज़ काम की बता देता हूँ कि ये जो 8 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये 8 के 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, डिस्क्रिप्शन का लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना कि भैया 8 ही हैं या बढ़ तो नहीं गए ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे जैसे पेपरों में आते रहेंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट होते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो वो बढ़िया काम रहेगा, वैसे आपके लिए भी फ़ायदे का सौदा रहेगा। बाकी टाइम आएगा जब पेपर आएगा तो उस टाइम पे मैं वीडियोस भी डाल दिया करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उससे आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो मेरे हिसाब से आने के चांसेस थे। बाकी के जो है आप अगर अभ्यास के प्रश्न उत्तर MCQs वगैरह भी कर लोगे ना तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं तो MCQ बहुत सारे बना रखे हैं मैंने, ऐसे 2-4 नहीं बनाए मैंने, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है भैया अब की बार की पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, तो इसीलिए ज़्यादा बनाने पड़े से थोड़े, ठीक है। तो बाकी जो किताबें हैं उनमें तो मेरे को पता है कि भैया ये चीज़ें आती हैं, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। बट यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा आइडिया है नहीं हमारा, तो इसीलिए जो है कम ही मतलब ज़्यादा MCQ बनाने पड़े। थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस किताब पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है 2022 में। उसके बाद आसान हो जाएगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस और पेपर्स होते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा, आपके लिए आसान होती रहेगी किताबें। चलो फिलहाल वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई भी अपडेट आए टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।